सर्दी की एक ठंडी शाम थी। पहाड़ों की गोद में बसे छोटे से शहर में हल्की बर्फबारी हो रही थी। इसी गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी और उसकी बहू। आइए उनकी कहानी देखते हैं। रात के 2 बजे का समय था। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन सावित्री करवटें बदल रही थी। भूख के मारे उसका पेट कुलबुला रहा था। अब क्या करूं, लगता है बहू को उठाना ही पड़ेगा। भूख के मारे मेरी तो जान निकले जा रही है। अब सावित्री से रहा नहीं गया। वो धीरे से उठकर मोहिनी के कमरे की ओर बढ़ी और मोहिनी के कमरे के गेट बजाए और उसे उठाया। उसकी आवाज सुनकर विनय भी उठ गया। सावित्री को बहू से कम था, तो उसने विनय को सोने के लिए बोल दिया। माँ, क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, तो जाना, सो जाना, मुझे बहुत से काम है। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। माँ जी, क्या हुआ? आप इस वक्त क्यों जाग गयी? बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बना दे। पर माँ जी, आपने तो रात में भरपेट खाना खाया था। अरे तो क्या हुआ, अब मेरा पेट तेरी मर्जी से भरेगा क्या? अच्छा ठीक है, बताइए क्या बनाऊं? कुछ चटपटा सा। एक काम कर, पास्ता बना दे, खूब मसालेदार। समझ गई ना? ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी पास्ता बनाकर लाती हूँ। मोहिनी आधी नींद में ही उठकर किचन में पास्ता बनाने चली गई। उधर सावित्री टेबल पर बैठी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसकी एक आंख किचन के दरवाजे पर टिकी थी कि कब बहू पास्ता लेकर आएगी और कब उसे चटपटा पास्ता खाने को मिलेगा। पता नहीं क्या कर रही है, इतनी देर में तो 4 पराठे बेल लेती। कुछ देर बाद मोहिनी पास्ता लेकर आई। सावित्री ने झटपट प्लेट पकड़ी और खुश होकर खाने लगी। अरे बहू, मैंने कहा था तुझसे चटपटा सा बनाना, मेरे तो मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। माँ जी, अगली बार और तीखा बना दूंगी। सावित्री पेट भरकर अपने कमरे में सोने चली गई और मोहिनी बर्तन धोकर थकी हारी हुई अपने कमरे में चली गई। अब वो बिस्तर पर लेट गई और उसने अलार्म लगा दिया ताकि सुबह उठने में उसे देर न हो जाए। अगली सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन बहू की आंख अब खुली। उसे याद आया कि ससुर कैलाश को रोज 6 बजे चाय चाहिए होती थी। वो हड़बड़ाकर उठी और दूध लेने भागी, पर दुकान पर लंबी लाइन देखकर उसकी सांस फूल गई। बहू चाय बनाकर ले आई और इधर कैलाश पहले से ही गुस्से में बैठा था। चाय लेते हुए वो मोहिनी से बोला, क्या बात है बहू, आज 9 बजे चाय मिल रही है? इतनी देर, पहले तो 6 बजे ही मिल जाती थी। सॉरी पापा जी, आज उठने में थोड़ी देर हो गई। अब क्या करे बहू, क्या नींद हमारी चाय से ज्यादा कीमती है? तुम्हें टाइम की कोई फिक्र नहीं। घर में न सफाई हो रही है, न चाय समय पर मिल रही है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? आज तो मुझसे सब गुस्सा है। ऐसा करती हूँ कि शाम के खाने में कुछ अच्छा बना लेती हूँ ताकि सब अपना गुस्सा भूल जाए। कल से टाइम पर उठूंगी। अब दिन भर में प्रीति ने सबकी मनपसंद खीर पूरी बनाई। सबने मजे से डिनर किया, मोहिनी के खाने की तारीफ की और सोने चले गए। लेकिन रात के 2 बजे फिर से सावित्री की आंख खुली और भूख ने उसके बीच में दस्तक दी दी। अब वो भूख से बेहाल होकर मोहिनी के कमरे की ओर बढ़ी। मोहिनी के दरवाजे पर ठक ठक हुई। माँ जी, आज फिर? बहू, मुझे ना भूख लग रही है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही तो खाना खाया था आपने। तो भूख टाइम देखकर लगती है क्या? अच्छा बताइए, क्या बनाना है आज? आज पोहा बना दे, लेकिन याद रखना कुछ चटपटा होना चाहिए। कल की तरह मेरी जुबान का स्वाद खराब मत कर देना। मोहिनी बड़बड़ाते हुए और फिर से किचन की ओर बढ़ गई। जुबान का स्वाद खराब न हो और मेरी नींद जाए भाड़ में। मोहिनी ने किचन में जाकर पोहा बनाया। इस बार उसने खूब मिर्च मसाले डालकर पोहा तैयार किया ताकि सावित्री दोबारा शिकायत न करे। अब वो प्लेट में गर्मा गर्म पोहा लेकर सावित्री के पास गई। जैसे ही सावित्री ने चटपटा पोहा खाया, उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आया। खाने के बाद सावित्री संतुष्ट होकर सोने चली गई और मोहिनी भी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में लौट आई। वो बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब मोहिनी की आंख खुली तो 8 बज चुके थे। कैलाश फिर से नाराज हो गया। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, आज फिर चाय लेट मिली। अब तो बहू की रोज की आदत बन गई है। बहू, मेरा बेटा आज फिर बिना नाश्ता किए चला गया, तो देख लेना। तभी मोहिनी जल्दी से किचन में गई और बोली, लीजिए माँ जी, ब्रेड तैयार है। ये तो कच्ची है। सॉरी, मैं दोबारा सेक देती हूँ। अरे रहने दो, ऑफिस में ही खा लूंगा। कुछ नहीं तो बहू के कारण अविनाश आज भी बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। मम्मा, अगर टिफिन नहीं मिला तो मैडम मुझे घर भेज देंगी। कल भी स्कूल में मुझे बहुत डांट पड़ी थी। हाँ भाभी, मुझे भी आज भूख बहुत लग रही है। मैं भी कल बिना लंच लिए चली गई थी। हाय रे, इस बहू ने तो पूरे घर को भूखा मार रखा है। मोहिनी बेचारी सबको नाश्ता और लंच देकर चुपचाप दोपहर का खाना बनाने चली गई। लेकिन उसके मन में साफ महसूस हो रहा था कि ससुराल में अब उसके दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि माँ जी की रात की भूख एक दिन मुझे ही खा जाएगी। वैसे भी आजकल घर में सब मुझसे नाराज ही रहने लगे हैं। मोहिनी को रोज ताने सुनने के बावजूद वो चुपचाप काम करती जा रही थी। लेकिन आज घर के सारे काम निपटाते निपटाते रात के खाने में भी देर हो गई, जिससे कैलाश का सब्र अब जवाब देने लगा। बहू, तुमसे एक टाइम पर भी खाना नहीं बनता क्या? दिन भर ऐसा कौन सा पहाड़ उठा लिया तुमने जो डिनर भी लेट हो गया? अजी छोड़िए,
अब तो रानी बिटिया बन चुकी है, चाहे जब खाना बनाए चाहे जब सोए। हमारी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। भाभी, तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। अरे दादी, रहने दो, कहीं मम्मा को गुस्सा आ गया तो। लेट तो छोड़ो, हम सबको खाना भी नहीं मिलेगा। सावित्री की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। मोहिनी सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। अविनाश कुछ कहने ही वाला था कि प्रीति ने उसे इशारे से रोक दिया। कोई बात नहीं अविनाश, वो मेरी भी माँ है। सबके सामने उनका नाम लेना मुझे ठीक नहीं लगता। सावित्री ने तीखी नजर से मोहिनी को देखा और उस पर तानों की बौछार कर दी। हाय रे, आजकल की बहुएं, सब्र तो जैसे इनका दुश्मन है। कुछ कह दो तो जली कटी बातें सुनाकर रोने लगती हैं। हमें तो बस गोदों का बैल बनाकर रखा है। सही कह रही है माँ, भाभी अब वैसी नहीं रही। कैलाश चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर बहू सुबह उठने में इतनी देर क्यों कर देती है? आज मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा। कैलाश ने मन ही मन ठान लिया था, आज तो मैं पता लगाकर रहूंगा। रात के 2 बजे अचानक सावित्री की नींद खुली। वो करवटें बदलती रही और फिर उठकर किचन की ओर बढ़ गई। कैलाश, जो सोने का नाटक कर रहा था, फौरन सतर्क हो गया। इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी है, कुछ बना लूं। तुम बहू को उठाने जा रही हो ना? अरे तो क्या करूं, भूख से मर जाऊं? और बहू ही तो बनाएगी मेरे लिए खाना। तो यही वजह है कि बहू सुबह उठने में देर कर देती है। दिन भर उससे काम करवाओ और रात को भी चैन से सोने ना दो। कैलाश की तीखी बातें सुनकर सुशीला चुप हो गई। कैलाश अब सब समझ चुका था। अगर इतनी ही भूख लगी है तो सौम्या को उठा लो। वैसे भी वो सुबह 9 बजे तक सोती रहती है। जाओ, उसे उठाकर उससे काम करवाऊं। माँ, इतनी रात को क्यों जगा रही हो? अरे मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दे। मुझे नहीं बनाना, भाभी से कहो, मैं सोने जा रही हूँ। सौम्या ने ये कहते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह देखकर सावित्री का मुंह उतर गया। मजबूरी में उसे फिर मोहिनी के पास जाना पड़ा। माँ जी, इतनी रात को? बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ बना देना। ठीक है माँ जी, बताइए क्या खाएंगी? सावित्री मोहिनी का ये अपनापन और स्नेह देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। लेकिन आज थकावट की वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उसे तेज बुखार जैसा महसूस हो रहा था और उसका सिर भी चकरा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके सारे काम निपटाए और दोपहर का खाना बनाकर सबको खिला दिया। इसके बाद थकान से उसका हाल बेहाल हो गया था, इसलिए वो सावित्री के पास जाकर बोली, माँ जी, मैंने सारा काम निपटा लिया है। मुझे सुबह से बुखार जैसा लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊं? शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। ठीक है, सो जाओ, लेकिन ज्यादा मत सोना। शाम के खाने की तैयारी भी तो करनी है तुझे। जी माँ जी, बस आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। मोहिनी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती। वो गुस्से में उसके कमरे में गई और उस पर चिल्लाने लगी। मोहिनी, जो पहले ही दर्द और बुखार से परेशान थी, ऊपर से सास के तानों को सहते सहते फूट फूट कर रोने लगी। बहू पहले से ही दर्द में तड़प रही है और तुम ताने दे रही हो। बहू, ऐसा करो कि अपने भाई को बुलाकर कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ, आराम भी मिल जाएगा। ठीक है पापा जी, मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ। आज ही उनके साथ कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊंगी। सावित्री ने जब ये सुना तो वो मन ही मन खुश हो गई। चलो अच्छा है, अब मुझे इसकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। जाने दो इसे मायके। अब मोहिनी ने अपने भाई को फोन किया और दोपहर में ही वो अपने मायके चली गई। घर का सारा काम अब सावित्री के सिर आ गया। शाम का खाना भी उसे खुद ही बनाना पड़ा, लेकिन उससे खाने में नमक ज्यादा हो गया। अरे वाह, रोज तो बहू को सुनाया करती थी, अब खुद देख लो खाना बनाना कितना आसान होता है ना? अब सावित्री रोज खाना बनाती और कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता और टाइम से भी खाना नहीं बन पाता। तब उसे अपनी बहू की अहमियत समझ में आती है और वो समझ जाती है कि मैं कितनी गलत थी।